है न्यूटन थर्ड लॉ। क्या था थर्ड लॉ? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कि अगर एक बॉडी एक्शन लगाएगी तो दूसरी बॉडी उसके ऊपर रिएक्शन भी लगाएगी। तो न्यूटन थर्ड लॉ में दो बॉडीज होना जरूरी है, एक करेगी एक्शन, दूसरी करेगी रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने क्या करना है जी, क्या लेके चल रहे हैं कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। मतलब कि मैं इसमें क्या मान के चलूंगा कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व है। मोमेंटम का फॉर्मूला हमको पता है, सिंबल था इसका P, फॉर्मूला क्या था इसका? मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी इसका फॉर्मूला था। तो मैं मान के चलूंगा इसमें जो मोमेंटम है वो कैसा है? कंजर्व है। आगे दो बॉडीज मान लेते हैं, मासेस मान लो उनके m1 m2। व्हेन कोलाइड विद ईच अदर दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। तो क्या दिखाया गया यहाँ पे? दो बॉडीज m1 m2 दोनों मोशन में थी। ये है बिफोर कोलिजन, और कोलिजन जब हो रहा है उस वक्त m1 ने m2 के ऊपर फोर्स लगाया होगा, तो बदले में m2 ने भी m1 के ऊपर फोर्स लगाया था। अब उसका नाम लिखो आप F21 का, लिखो इसमें F21 को क्या बोलोगे आप? F21 क्या चीज होगी बेटे? F21 क्या चीज है? फोर्स ऑन 2 बाय 1। सेकेंड बॉडी के ऊपर फोर्स है, फर्स्ट बॉडी लगा रही है, तो फिर F12 क्या होगा? फोर्स ऑन 1 बाय 2। ये भी तो होगा ना। मतलब बेटे क्या लगा रहा हूं मैं लगा रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मैंने क्या बोला? नेट मोमेंटम जो है वो इक्वल टू क्या मान के चलोगे आप? 0 मान के चलोगे। नेट मोमेंटम तो दो मोमेंटम है यहाँ पर, दोनों लेके चलेंगे हम लोग। पहले मोमेंटम को मैं मानता हूँ P1 है, दूसरे को मानता हूँ P2, दैट इज इक्वल टू 0। P1 की वैल्यू निकाल दो, तो इसको मैं लिख दूंगा M1 और V1। M1 V1 पहली बॉडी की बात कर रहा हूँ, इज इक्वल टू माइनस M2 V2 लिखेंगे हम लोग। सेकेंड बॉडी ऐसी है ना बेटे। फर्स्ट बॉडी का मास M1 था, उसकी वेलोसिटी मैंने V1 मान ली। सेकेंड बॉडी का मास M2 था, उसकी वेलोसिटी क्या मान ली मैंने? V2 मान ली। तो वही तो कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। एक लाइन लिखो आगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में बेटे से करो डिफरेंशिएट। तो क्या लिखेंगे? d बाई डी टी ऑफ M1 V1 इज इक्वल टू माइनस d बाई डी टी ऑफ M2 V2। डिफरेंशिएशन होती है ना, तो मैं डिफरेंशिएशन के लिए क्या यूज कर रहा हूँ? d बाई डी टी यूज कर रहा हूँ। ऐसे ही है ना। अब एक बात बताओ, इसका मतलब है दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ M1 V1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब तुम टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव ले रहे हो तो बताओ इन दोनों में से क्या चीज कांस्टेंट है? मास, जो कि नहीं बदल रहा। जो नहीं बदल रहा है उसको मैं बाहर लेके आऊंगा। तो M1 को बाहर लिखिए, साथ में लिखो dV1 बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस, फिर M2 बाहर लिख दो, ये बन गया dV2 बाई डी टी। ये लिख लो पहले, प्रश्न बन गई। अब साथ में 1 लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको लिख दूं A1, M1 A1 दैट इज इक्वल टू, ये भी तो बन गया एक्सेलरेशन, इसको मैं लिख दूंगा A2। ऐसे ही हुआ, ठीक है जी। अब देखो ये M1 A1 है, दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ये किसका फॉर्मूला है? फोर्स का फॉर्मूला है। तो आप लगा लो यहाँ पर F फोर्स है। फर्स्ट बॉडी की बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट बॉडी लगा लेता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है जी। अच्छा, ये फोर्स हुआ है जो सेकंड बॉडी ने लगाई थी, तो उसका पूरा नाम लिख रहा हूँ F12 करके, इज इक्वल टू में आ जाऊ माइनस दोबारा M2 A2, फोर्स आ गई, ठीक है। सेकंड बॉडी की फोर्स है, फर्स्ट पे लग रही है, तो यहां से बेटा मेरे पास क्या आ गया? F12 इज इक्वल टू माइनस F21। क्या प्रूव करते हैं? दो फोर्सेस जो कि मैग्नीट्यूड में सेम है, F12 और F21, देखो दोनों बराबर होगी, बस माइनस का फर्क है। तो माइनस क्या दिखा रहा है? माइनस क्या दिखाता है कि वो अपोजिट है। तो ये इक्वल भी बन गई यहाँ पर, अपोजिट भी बन गई, तो दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होगी। तो क्या प्रूव हो गया मेरे पास? न्यूटन का थर्ड लॉ प्रूव हो गया कि जब कोई पर्सन चलता है तो वो
अपने फुट से ग्राउंड को क्या कर रहा है, एक तरह से वो पीछे पुश कर रहा है। जब एक पर्सन चल रहा है, वॉक कर रहा है, तो पर्सन अपने फुट से ग्राउंड क्या कर रहा है, पीछे की तरफ पुश कर रहा है, मतलब कि एक फोर्स लगा रहा है। अगर वो फोर्स लगा रहा है तो वो एक्शन हो गया, अगर एक्शन है तो उसका रिएक्शन भी आएगा। तो रिएक्शन किस तरह आ रहा है, ग्राउंड क्या कर रहा है, ग्राउंड बदले में इस पर्सन को आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तभी हमारा चलना पॉसिबल होता है। इसमें हम क्या दिखाएंगे कि एक टेबल जिसके ऊपर एक बुक रखी होगी। अब ये बताओ ये बुक किस तरीके से टेबल के ऊपर एक्शन लगा रही है। देखो बेटे, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर मास है, किसी के पास भी अगर क्या है, मास है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में उस पर ग्रेविटी काम करेगी। वर्टिकल डायरेक्शन में उस पर ग्रेविटी काम करती है जी की। अच्छा फिर सुनो, तो बेटे इसका जो वेट होता है पर्सन का या किसी भी बॉडी का वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। वेट क्या होता है, mg होता है। चलो देखो ध्यान से एक बात और बताता हूँ। फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, m इंटू ए, ये तो हमको पता है। फोर्स का फॉर्मूला m इंटू ए है। ए क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन है ये बन गई मान लो स्मॉल जी। स्मॉल जी क्या चीज़ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी का पूरा नाम क्या होता है, तो इसको आप यहाँ पुट करो एफ के फॉर्मूले में, तो हमारे पास एफ के किसका फॉर्मूला आ गया, एफ इज इक्वल टू एम जी आ गया। अब जो एम जी है ना, ये वो फोर्स है जो एक बॉडी लगा रही है अर्थ के ऊपर, और इसी एम जी को तुम बोल दो कि ये वेट है। क्या है उसका, वेट है बॉडी का। अब इधर देखो, ये एक बुक है जो कि टेबल पे रखी हुई है हमने। जब टेबल पे रखी हुई है तो इस बुक में कोई ना कोई मास था, ठीक है जी। ये टेबल सारा ग्राउंड के ऊपर है, इसके ऊपर ग्रेविटी लगी। जब ग्रेविटी लगी तो इसमें डाउन साइड इसका वेट आ गया, ये लो mg। mg क्या है, इसका वेट बन गया। अच्छा, वेट को मैंने यहाँ पर तुम्हें सिखाई दिया कि वेट कहीं ना कहीं एक फोर्स है, और अगर वो फोर्स है तो वो कहीं एक्शन हो गया उसका। बदले में अब जो टेबल है ना बेटे, जो टेबल है ये भी इस बुक को सपोर्ट कर रहा है, और ये इसके ऊपर लगाएगा एक रिएक्शन। इसको दिखाना है आपने कैपिटल एन से, बना लो डायग्राम। ये कैपिटल एन बहुत बार आएगा, इस कैपिटल एन का नाम लिख लो आप। इसको बोलते हैं बेटे नॉर्मल रिएक्शन, इसको बोलना है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल क्यों नाम दिया गया बेटे जी, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना एन, ये हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। ये देखो यहाँ पे, ये मैंने परपेंडिकुलर दिखा दिया, समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर वेट बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाया हमने, तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट हमने यहाँ पर एन दिखा दिया। एन का नाम क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, और ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है टेबल के साथ, ठीक है। तो यहां पर भी एक तरह से इसका अगर mg एक्शन है तो n क्या बन जाएगा, इसका रिएक्शन बन जाएगा, ठीक है। हालांकि एग्जैक्टली एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं माने जाते ग्रेविटेशन की वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं एक कंसेप्ट बन जाता है। तो अब एक बात ध्यान रखनी है, n कब आता है, जब एक बॉडी दूसरी के साथ टच में रहेगी। जब एक बॉडी दूसरी को टच करेगी, या एक बॉडी दूसरी बॉडी को एक तरह से मतलब पुल करेगी, ठीक है जी, मतलब इसको दबाएगी, मतलब प्रेस करेगी इसको, तो इसके ऊपर एन आनी है। एन का मतलब नॉर्मल रिएक्शन। एपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट और एलिवेटर, मतलब किसी पर्सन का एपरेंट वेट देखना हमने। क्या होता है एपरेंट वेट, पहले वो सुन लो। देखो, एक तो होता है पर्सन का अपना एक्चुअल वेट। एक्चुअल वेट का मतलब हो गया कि अगर हम लोग, कोई वेइंग मशीन है, अगर इसी वेइंग मशीन में हम लोग खड़े होते हैं, तो वेइंग मशीन हमारे को क्या दिखाती है, हमारा वेट दिखाती है, उसको हम बोलेंगे एक्चुअल वेट। लेकिन इस में हम लोग टॉपिक में क्या करेंगे, कोई पर्सन है, वो एक ऐसी लिफ्ट में होगा जो लिफ्ट एक्सेलरेशन के साथ एक बार तो ऊपर जाएगी। जब ऊपर जाएगी तो जो वेइंग मशीन होगी वो उसका वेट कुछ और दिखाएगी, तो जो कुछ और दिखाया जा रहा है उसको हम बोलेंगे अपरेंट वेट है। इसी तरह अगर कोई लिफ्ट किसी एक्सेलरेशन के साथ ग्राउंड की तरफ आती है, उस वक्त फिर उस मशीन में कुछ चेंज आएगा। चेंज कहाँ आ गया, वेट में। उस वेट को मैं फिर क्या बोलूँगा, अपरेंट वेट बोलेंगे इसको, ठीक है। तो पढ़ लो क्या लिखा हुआ एक बार। अ पर्सन
ऑफ मास m, एक पर्सन का मास m, स्टैंडिंग ऑन ए वेइंग मशीन, वो एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है, इन अ लिफ्ट, द एक्चुअल वेट ऑफ पर्सन इज mg, तो जो पर्सन का एक्चुअल वेट है वो क्या मानेंगे हम लोग, mg मानेंगे। दिस एक्ट ऑन ए मशीन, वो जो उसका वेट था mg वो किसके ऊपर लग रहा है, मशीन के ऊपर लग रहा है। विच ऑफर नॉर्मल रिएक्शन n गिवन बाय द रीडिंग ऑफ मशीन, मतलब कि अगर एक पर्सन, मैं डायग्राम ऐसे बनाऊंगा, ये लिफ्ट होगी, इसमें एक वेइंग मशीन होगी, यहाँ पर एक पर्सन होगा, पर्सन इसके ऊपर अपना वेट लगाएगा, वेट क्या बन जाएगा, एक्शन बन गया। अब रिएक्शन कहाँ से आएगी, ये जो मशीन है, ये मशीन इस पर्सन के ऊपर लगाएगी अपना n, ठीक है जी, तो ये इसका रिएक्शन हो जाएगा। ये मैंने करना है कंसिडर यहाँ पे, ठीक है। तो आप लिखो, इसमें केस पढ़ेंगे, केस 1 लिखो, केस 1 बनाओ। when the lift is at rest, when the lift is at rest, अगर लिफ्ट रेस्ट पे है, ये डायग्राम बना लो। अगर लिफ्ट रेस्ट पे है, केस 1 की बात कर रहा हूं, तो उसमें a 0 है, उसकी a कितनी है, 0, मतलब उसकी एक्सेलरेशन 0 है लिफ्ट की, और रुकी हुई लिफ्ट। तो डायग्राम बना लिया, डायग्राम में क्या क्या दिखाओगे, पर्सन का वेट, अच्छा वेट को तुम लोग लिख लो mg, वेट यहां पर mg है, ये एक्शन हो गया, बदले में दिखा दो नॉर्मल रिएक्शन, n से दिखा दिया। इस लिफ्ट की एक्सेलरेशन कितनी है, 0, ठीक है। तो मुझे बताओ नेट फोर्स कितनी लगी, नेट फोर्स, नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए, नेट फोर्स यहाँ पर m इंटू ए है। अच्छा अब देखो ध्यान से, ये नेट फोर्स कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है, डायग्राम देखो, डायग्राम में दो तरह की फोर्सेज हैं, एक है n और एक है mg, ये दोनों मिलके तुम्हें प्रोवाइड करेंगे नेट फोर्स। तो अभी मैं लेके चलता हूँ, एक n है और एक mg है, दो फोर्स मैंने लिख दी, दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट काम कर रही हैं, जब ऑपोजिट काम कर रही है तो माइनस का निशान लगा लो, तो n माइनस एम जी आ गया। तो n माइनस एम जी विल गिव यू नेट फोर्स, इसको लिख लो आप यहाँ पे कि n माइनस एम जी ने आपको नेट फोर्स दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में चले जाओ, n माइनस एम जी इज इक्वल टू नेट फोर्स कितना, यहाँ से देखो m इंटू ए। अच्छा अब यहाँ पर a कितनी है, पुट कर दो यहाँ पे, तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, तो n कितना आ गया, mg आ गया। मतलब क्या हो गया कि जो मशीन है वो कितनी रीडिंग दिखा रही है, n का मतलब है उसकी रीडिंग है, तो कितनी रीडिंग दिखा रही है, पर्सन के वेट के बराबर। तो इसमें एक लाइन लिख लो, ये n लिफ्ट जा रही ऊपर a के साथ, a माने एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक बार सब ध्यान रखेंगे, ध्यान क्या रखना है, जो हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स का m इंटू ए का, फोर्स का फॉर्मूला m इंटू ए, ये फोर्स होती है नेट फोर्स, क्या होती है, नेट फोर्स। और नेट फोर्स वही होती है जहाँ एक्सेलरेशन होती है। अगर तुम्हें कभी मैं बोलूँ कि एक्सेलरेशन जो है वो x एक्सिस में है, तो फोर्स भी कहाँ होगी, x में होगी। अगर मैं तुम्हें बोल लूँ कि जो एक्सेलरेशन है वो z एक्सिस में है, तो फोर्स भी कहाँ होगी, ये बात ध्यान रखनी है आपने। अब यहाँ जो इस टॉपिक में जो लिफ्ट है वो ऊपर क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। अगर ऊपर एक्सेलरेट कर रही है तो उसमें a आ गई, अगर a आ गई तो उसमें आ गई नेट फोर्स। तो निकालो कितनी आ जाएगी बेटे नेट फोर्स, इसमें नेट फोर्स का फॉर्मूला m इंटू ए, ये तो आ गई नेट फोर्स। अगली बात, नेट फोर्स को प्रोवाइड किसने किया, नेट फोर्स को प्रोवाइड किसने किया, देखो डायग्राम, यहां पर दो कंपोनेंट है, एक n और एक mg, दोनों ऑपोजिट है तो माइनस होंगे। अब तुम बताओ किसमें से क्या माइनस होगा, मतलब कि मैं यहां पर mg माइनस n लिखूंगा या n माइनस एम जी लिखूंगा, बस इसी बात के ऊपर टॉपिक डिपेंड करता है। क्या लिखेंगे, n माइनस एम जी। रीजन क्या है बेटे इसका, जिधर जा रही है एक्सेलरेशन वहीं जाएगी नेट फोर्स,
नेट फोर्स की यहाँ पर दो बातें मेरे को दिख रही है कि एन और एक एम जी। तो मैं ये मान के चलूंगा अगर एक्सेलरेशन ऊपर है तो नेट फोर्स ऊपर है, तो ऊपर का कंपोनेंट ज़्यादा बड़ा मान के चलेंगे। तो मैं एन में से माइनस कर दूंगा एम जी को, एन माइनस एम जी। अच्छा, नेट फोर्स कितनी है, एम इंटू ए इज इक्वल टू एन माइनस एम जी। यहां से एन निकालना, कितना आ जाएगा, एम ए प्लस एम जी, ये आंसर आ गया। और ज़्यादा ही करोगे आप यहाँ से एम कॉमन निकाल सकते हो, तो यहाँ पर ए प्लस जी लिख दो, यहाँ पर एन आंसर आ गया।